Bismillahirrahmanirrahim. In today's lesson, we are going to talk about Haber process. तो हाबर प्रोसेस को हाबर प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक रिएक्शन है जो है सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट ने जो है वो सक्सेसफुली अचीव किया था और उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रिट्ज हाबर। तो उसी को नाम को क्रेडिट देते हुए जो है हम इस रिएक्शन को जो है हाबर प्रोसेस कहते हैं। देखिए हाबर प्रोसेस के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में जो है रिएक्शन करा के अमोनिया गैस जो है पैदा की जाती है और ये बहुत बड़ा रिएक्शन था। इस रिएक्शन में कई अरब लोगों को जो है इस रिएक्शन की वजह से जो है ज़िंदगी मिली है और कई लाख लोग जो है इसी रिएक्शन की वजह से उनकी डेथ हुई है। लेकिन ये जो है हाबर प्रोसेस ये जब बनाया था, ये रिएक्शन जब कराया था फ्रिट्ज हाबर ने, तो उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी। तो फ्रिट्ज हाबर ने अमोनिया बनाया था, अमोनिया से फिर जो है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है नाइट्रेट्स बनाए गए थे जो कि एक्सप्लोसिव के तौर पे इस्तेमाल हुए थे इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। और इसने ज़िंदगी इस तरह बचाई है कि भाई ये एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, अमोनिया जो है ये एक फर्टिलाइज़र है। तो इसके दरियाफ्त से पहले, इस रिएक्शन की डिस्कवरी से पहले जो है पहले जो भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए थे तो वो नेचुरल हुआ करते थे, या तो है कोई मिनरल डिपॉजिट जो है किसी जगह पाए जाते होते थे तो उनको इस्तेमाल किया जाता था, या फिर गुआनो जो है समंदर वाले जो परिंदे होते हैं या जो है आई थिंक चमगादड़ होते हैं उनकी जो बीट होती है वो उससे गुआनो कहते हैं, उसको एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता था। तो इस रिएक्शन के बाद जो है पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो है एक इनकलाब बर्पा हो गया है, ठीक है ना। इस रिएक्शन की वजह से जो है अब फसलें जो है ज़्यादा जो है मिकदार में काश्त की जा सकती हैं। फसलें ज़्यादा मिकदार में काश्त होंगी तो अल्टीमेटली जो है ज़्यादा आबादी को जो है वो फसलें सपोर्ट कर सकेंगी। देखें इस रिएक्शन में दो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है मिलकर बनाते हैं अमोनिया। सो नाइट्रोजन हम कहाँ से इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोजन जो है फ़ज़ा के अंदर जो है 78% मौजूद है। इन द एयर भी है 78% नाइट्रोजन, सो हम इजीली जो है हासिल कर सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो है ना जो फ़िज़ा के अंदर है इसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन जो है एक्स्ट्रा स्टेबल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये रिएक्शन करता ही नहीं है। अगर ये रिएक्शन करता होता तो फिर तो हमें फर्टिलाइज़र बनाने की ज़रूरत ही ना होती, क्योंकि जो फ़िज़ा के अंदर नाइट्रोजन है डायरेक्टली उसी को पौधे जो है इस्तेमाल करके जो है अपने जो अमीनो एसिड बनाते हैं और अमीनो एसिड से फिर प्रोटीन बनाते हैं। सो नाइट्रोजन हासिल कर ली फ़िज़ा से। उसके बाद जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है ये हासिल की जाती है नेचुरल गैस से। नेचुरल गैस जो मीथेन होती है उसका फार्मूला है CH4। जब इसका रिएक्शन कराया जाता है वाटर वेपर्स के साथ H2O गैस ने लिखा है क्योंकि ये वेपर्स की फॉर्म है, तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है CO और प्लस हमारे पास बनता है H2, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इस H2O को जो है इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन के अंदर। बाकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है आपको पता है ये जहरीली गैस है, सफोकेशन काज करती है, तो इसको एज सच जो है फिजा के अंदर नहीं छोड़ दिया जाता। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। सो जब हम एक वेसल के अंदर जब ये दो रिएक्शन लेंगे, नाइट्रोजन फ़िज़ा से ले ली, हाइड्रोजन जो है हमने इस रिएक्शन से हासिल कर ली, तो जब हम इनको एक वेसल के अंदर रिएक्शन वेसल के अंदर रखेंगे और सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो ये रिएक्शन होगा और हमारे पास जो है अमोनिया बन जाएगी। अगर सूटेबल रिएक्शन कंडीशन देंगे तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो आज जो है हम पढ़ेंगे कि भाई सूटेबल जो कंडीशन हैं वो कौन सी हैं। पहली कंडीशन जो है वो टेम्परेचर है। पहले कंडीशन क्या है? टेम्परेचर है। देखिए ये वाला रिएक्शन जो है ना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है हीट इवॉल्व होती है। तो इस रिएक्शन की जो हीट है वो है 92, ऑलमोस्ट 92, 91 पॉइंट समथिंग है। सो हम इसको राउंड ऑफ करके 92 लिख सकते हैं, किलो जूल्स पर मोल है। यानी जब जो है 1 मोल जो है नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन का रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया बनाते हैं तो इससे जो है 92 किलो जूल एनर्जी खारिज होती है। ये बहुत थोड़ी मिकदार में एनर्जी है लेकिन फिर भी है तो सही एनर्जी। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो और उसे आप हीट प्रोवाइड करें तो क्या होता है कि रिएक्शन ऑलवेज बैकवर्ड जाता है। अगर हम इस रिएक्शन में यानी इसके बाद ऑलरेडी हीट ज़्यादा है फिर हम बाहर से सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर दें तो ये रिएक्शन जो है बैकवर्ड जाएगा। सो बैकवर्ड जाएगा तो रिएक्टेंट प्रोड्यूस करेगा। रिएक्टेंट तो ऑलरेडी हमारे पास है, हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो ये अमोनिया है, तो इसका मतलब हमें यील्ड जो है वो कम मिलेगी। अब यील्ड कम मिलेगी तो हमारा फायदा तो नहीं है ना। अगर आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट जो है अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो आपको तो फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए ना,
जब हीट देंगे तो रिवर्स रिएक्शन होगा, इसका मतलब हमें इसको लो टेम्परेचर पे कराना है। लेकिन अगर लो टेम्परेचर दें तो लो टेम्परेचर क्या होगा कि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन तो होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर ये बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड बट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी वेरी मच स्लो। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रिएक्शन की स्पीड होती है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो फिर इसका रेट जो है बहुत स्लो हो जाएगा, वो भी दुरुस्त नहीं है, लो टेम्परेचर भी नहीं दे सकते। सो इसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है केमिस्ट ने फाइंड किया वो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे जो है ये जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इस पे जो है अच्छी यील्ड इस्तेमाल होती है। प्लस इसके साथ जो है इसी टेम्परेचर पे मजीद ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, यील्ड हासिल करने के लिए हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती हैं मगर इटसेल्फ जो है रिएक्शन के अंदर यूज़ नहीं होती। सो इस केस में हम जो है आयरन बेस्ड जो है कैटलिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। सो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इसके ऊपर? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स रिवर्स रिएक्शन, वो हमें चाहिए नहीं है, वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन जो है होगा तो फॉरवर्ड सीमत में, लेकिन रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो हमने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखा है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ना तो ज़्यादा हाई है और ना ज़्यादा लो है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इस पे जो है अच्छी यील्ड मिलती है। इसके साथ जो है हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद है प्रेशर। अगर जो है ये वाला हमारा रिएक्शन हो रहा है, वेसल के अंदर हो रहा है, इक्विलिब्रियम हालत में रिएक्शन है, और हम जो है इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दें तो प्रेशर क्या होगा? देखिए अकॉर्डिंग टू लीस्ट शेड्यूल प्रिंसिपल कि भाई जब भी एक सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम की हालत में है और आप उससे डिस्टर्ब करते हैं तो क्या करेगा, वो सिस्टम जो है उस चेंज को जो है कंपनसेट करने की कोशिश करता है। सो अगर हम जो है प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो क्या होगा कि वेसल जो है, सिस्टम जो है वो अपना प्रेशर डिक्रीज करेगा, कंपनसेट करेगा, नहीं डिक्रीज करेगा। अब कैसे डिक्रीज करेगा? अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो रिएक्शन किससे मिल जाएगा, फॉरवर्ड मिल जाएगा या रिवर्स मिल जाएगा? देखिए नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, जितनी नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा उतने प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर तो रिएक्टेंट्स की तरफ मोल्स की तादाद ज़्यादा है तो प्रेशर इस तरह ज़्यादा होगा, और अगर इस तरफ ज़्यादा है तो प्रेशर इस तरह ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर 2 मोल्स हैं और यहाँ पर 4 मोल्स हैं, 3 हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन का। सो इस तरफ मोल्स की तादाद ज़्यादा है, यानी इस तरफ प्रेशर ज़्यादा है। सो अगर हम प्रेशर फिर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा कि भाई रिएक्शन उस सीमत में जाएगा जिस तरफ मोल्स की तादाद कम है, जिस तरफ प्रेशर ने कम होना है, तो रिएक्शन विल गो टुवर्ड्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। सो हाई प्रेशर इज फेवर्ड, और प्रेशर जो हम यूज करते हैं वो है 200 atm एटमॉस्फेयर, ठीक है, 200 atm। अच्छा, ये 200 atm कितना बड़ा प्रेशर है? देखें इस वक्त जो हमारे अराउंड जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर है ऑन द सी लेवल वो है 1 atm। तो अब देख लें कि भाई ये 200 टाइम उस प्रेशर से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा प्रेशर है। अगर प्रेशर कम करें तो फिर इसकी यील्ड जो है वो कम होगी, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो रिवर्स सीमत में जाएगा।